नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, संविधान की इस दूसरी कड़ी में हम सब संविधान के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने संविधान का सामान्य परिचय जाना था। संविधान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, छोटा संविधान कौन सा है। तो एक बार रिवाइज के तौर पे देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है, जबकि अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। जबकि सबसे पुराने संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है, और सबसे छोटे संविधान की बात करें तो ये मोनाको का संविधान है। तो ये रही कुछ तथ्यगत बातें। दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा को हम दो चरणों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा। तो इसी आधार पे हम संवैधानिक विकास की यात्रा को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। तो इस दोनों भाग के पहले भाग यानी कि भारत का संवैधानिक विकास कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किस प्रकार हुआ, ये हम जानेंगे। और इसके अगले कड़ी में हम संवैधानिक विकास की यात्रा ब्रिटिश क्राउन शासन के अधीन किस प्रकार चली, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है, संवैधानिक विकास कंपनी शासन के अधीन। तो कंपनी शासन के अधीन जो है भारत के संविधान की विकास यात्रा कुछ प्रमुख अधिनियमों के द्वारा जानी जाती है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी जो भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आई थी। ये कंपनी तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम से 15 वर्षीय अनुमति पत्र के साथ भारत में व्यापार करने आई थी। इस कंपनी के स्थापनाकर्ता में मुख्य रूप से जेम्स वाट और जॉर्ज व्हाइट नामक दो व्यक्ति थे, और इस कंपनी के मालिकों के ग्रुप को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स या COP कहा जाता है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी कि मालिकों का समूह, और इन मालिकों के समूह के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में COD कहा जाता है, या निदेशक मंडल। तो निदेशक मंडल कार्यकारी व्यक्तियों का समूह होता था जो उस कंपनी के कार्य संचालन को संपादित करते थे। तो दोस्तों, ये कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने भारत के राजनीतिक में कहाँ रोक दी हो, कंपनी भारत के राजनीतिक मामलों में दखल देना प्रारंभ कर दी, और इस दखल के अंतर्गत ही सन 1765 में क्लाइव, जो कि तत्कालीन बंगाल का गवर्नर होता था, उसने भारत के शाह आलम द्वितीय, मुग़ल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इनके साथ इलाहाबाद की संधि करता है। तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद नामक संधि होती है, और इस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के संबंध में जो मामले हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चले जाते हैं। यानी इन 3 जगहों पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी संबंधी सारे मामलों की देखरेख ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने लगती है। बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक व्यय करती है या देती है।
क्लाइव ने बंगाल और बिहार में 2 अपने उप राज्यपाल भी नियुक्त कर दिए थे, या इन्हें उप दीवान कहा जाता था। बंगाल के लिए उन्होंने मोहम्मद रजा और बिहार के लिए सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया था क्लाइव के द्वारा। दीवानी मामले मुख्य रूप से राजस्व संबंधी मामले होते हैं, भूमि संबंधी मामले होते हैं, सीमा शुल्क या इससे संबंधित मामले होते हैं, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे की आने वाली कड़ियों में करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपने व्यापारिक दायित्वों की पूर्ति के साथ साथ राजनीतिक दायित्वों या राजनीतिक इच्छा की पूर्ति प्रारंभ हुई। 1765 से लेकर 1772, जैसा कि हम जानते हैं कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। इससे पहले क्लाइव बंगाल का गवर्नर होता था। तो क्लाइव के कार्यकाल में भारत में एक तरह से लूट का सिलसिला ऐसा प्रारंभ हुआ कि 1765 से लेके 1772 तक के कार्यकाल को भारत के लूट का कार्यकाल ही कहा जाने लगा। हर ब्रिटिश नागरिक जो कि कंपनी के अधीन भारत आता था, वो भारत से अपार धन संपदा लेके अपने देश में जाता था। और भारत में भी देखा जाए तो बंगाल तत्कालीन समय में सबसे समृद्ध राज्य था। इसलिए सबका मुख्य जो क्षेत्र होता था व्यापार का या लूट का या इस तरह का जो भी है, वो बंगाल ही होता था। तो दोस्तों, इस प्रकार जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल, भारत का यानी अभी तो ये जब 1772 में जब आता है तो भारत के गवर्नर की बात नहीं, तब तक तो बंगाल के ही गवर्नर की बात होती है। तो ये बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और इसके बाद भारत में कंपनी में सुधार के प्रयास किए जाते हैं। और इस कंपनी में सुधार के प्रयास के चरण में ही सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसे रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी को रेगुलेट करता था। रेगुलेट का मतलब होता है कि उसको नियम कानून के आधार पर चलाने वाला। दोस्तों, यहाँ पे एक्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि एक्ट, आप लोग 2 शब्द सुनते होंगे, एक बिल और एक एक्ट। बिल और एक्ट में कोई विशेष अंतर नहीं है। जब कोई मसौदा संसद में या किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे बिल कहा जाता है, और जब ये बिल उस संसद के द्वारा पास कर दिया जाता है, जैसे कि अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो जो मसौदा भारत के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा में चाहे वो राज्यसभा में रखा जाए, और जब उसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाए और इस पे राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान कर दें, यानी राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो जाएं, तब वह बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। और एक्ट को ही हिंदी में अधिनियम कहते हैं। तो ये जो थे वो ब्रिटिश संसद से पास होके आते थे, इसलिए ये अधिनियम कहे जाते थे। क्योंकि कंपनी के कार्यप्रणाली में सुधार से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आता है, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और वारेन हेस्टिंग्स की सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है। आपसे प्रश्न किया जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, तो वो भी वारेन हेस्टिंग्स है। तो वारेन हेस्टिंग्स की जब नियुक्ति की जाती है तो वो आने के बाद सबसे पहले
सुधार के तौर पे ब्रिटिश कंपनी के अधीन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी सरकारी लोक सेवक होते थे या जो भी सेवक होते थे, उनके निजी व्यापार पर या उनके द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं कि तत्समय में जो भी अंग्रेजी जो सेवक आते थे, सिविल सेवक आते थे या जो भी कंपनी के अधीन लोग आते थे, वो भारत से धन लूट कर ले जाते थे। तो ये कहते थे कि हमें वहाँ के राजा ने या वहाँ के जमींदार ने इसे पुरस्कार स्वरूप दिया है। तो इसीलिए इन्होंने आते ही सबसे पहले काम किया कि इनको जो भी कंपनी में सेवा देते थे उनको भारतीयों से किसी भी तरह के पुरस्कार या किसी भी तरह का जो भी पारितोषिक दिया जाता था उसको लेने से मनाही कर दी। यानी अब कंपनी के अधीन काम करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारतीय जमींदार या राजा से कोई भी पुरस्कार या धन प्राप्त नहीं कर सकता था। तो जिससे भारत के जो लूट की प्रक्रिया थी वो कुछ कम हुई। इन्होंने एक अपने शासन को संचालित करने के लिए एक प्रशासक मंडल की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष थे जो है वॉरेन हेस्टिंग्स, और इनके साथ साथ उसमें 4 लोग और थे जिनका नाम था फ्रांसिस फिलिप, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरबैल। तो ये चारों लोग वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासक मंडल के सदस्य थे, जिसमें सबसे प्रथम सदस्य थे वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लेवरिंग, मॉनसन और बरबैल। दोस्तों रिपीट मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। अच्छा होगा कि आप लोग पेन वगैरह साथ रखा करें, जिससे तथ्यगत चीज़ों को नोट भी किया करें। इस अधिनियम में एक चीज़ और की गई, एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजाह इम्पे को नियुक्त किया गया, और इसके अलावा 3 और जज थे इसमें, जिनके नाम क्रमशः चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। और तत्कालीन सिविल, आपराधिक, नौसेना और धार्मिक संबंधी सारे मामलों की देख रेख करने की जिम्मेदारी इस सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी गई। तो इस प्रकार गवर्नर जनरल प्रशासनिक मामलों को देखता था, जबकि अन्य सिविल मामले, आपराधिक मामले की देख रेख जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता था। कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स ने साठ गांठ करके आपस में लाभ कमाने का एक रास्ता निकाला था, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को जो भी मामले आते थे वो एलिजाह इम्पे के पास जाने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स अपने हिसाब से फैसले दिलवाता था, और इसीलिए इस पर नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम जैसे लोगों ने कुशासन का आरोप लगाया था, और इसी आरोप के चलते नंद कुमार को फांसी की सज़ा भी दे दी गई थी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप माना जाता है, जिसके लिए इनके ऊपर ब्रिटिश संसद में मुकदमा भी चलाया गया था, यद्यपि उसमें उन्हें बरी कर दिया गया। तो दोस्तों संवैधानिक विकास की इस दूसरी कड़ी में या दूसरे सुधार के अंतर्गत 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये सुधार की प्रक्रिया में दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया,
और राजनीतिक कार्यों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। और ये नियंत्रण बोर्ड जो था उसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के अधीन की जाती थी और इसके जो सदस्य होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का चांसलर ऑफ एक्सचेकर सचिव जो होता था वो प्रमुख होता था। तो सचिव के द्वारा इस नियंत्रण बोर्ड को गवर्न किया जाता था और गवर्नर जनरल परिषद में जो सदस्य अभी तक 4 हुआ करते थे उसमें एक सदस्य को कम कर दिया जाता है। अब उसमें 3 सदस्य होते हैं और इसी एक्ट में सर्वप्रथम भारत के अधीन कंपनी वाले क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा गया था। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी भारतीय भूभाग था अब उस भारतीय भूभाग को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। दोस्तों, इससे पहले 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य थे एडमंड बर्क, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस एक्ट को बंगाल जुडिशियल एक्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस एक्ट में बहुत कुछ नहीं किया गया। इसके बाद 1793 का चार्टर आता है, 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अब इसके बाद कंपनी का कार्यकाल 20-20 साल के अंतर पर बढ़ाया जाने लगता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि 1793 के बाद से जो भी एक्ट आए वो 20-20 साल के अंतर पर ही तो आए। 1793 के एक्ट में कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल बनाए जाने के साथ साथ ये मुख्य सेनापति के रूप में भी काम करता है। दोस्तों, कॉर्नवालिस भारत आने से पूर्व अमेरिका में गवर्नर के रूप में कार्य कर चुका होता है और वहाँ पे इसे हार का सामना करना पड़ता है। तो अपनी इस हार के दाग को मिटाने के लिए भारत में आने से पूर्व इसकी एक शर्त होती है कि हमको गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति का भी पद दिया जाए। तो इसे दिया भी जाता है और ये भारत का मुख्य सेनापति बनता है। इसने ही भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की स्थापना की, इसीलिए कॉर्नवालिस को ICS का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद आता है 1713 का एक्ट, 1713 के चार्टर एक्ट। अब तक कंपनी की स्थिति संतोषजनक नहीं रहती है और ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्र में, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रिटेन में अब दूसरी कंपनियां भी व्यापार के लिए आगे आने लगती हैं। इसीलिए भारत में व्यापार करने के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया जाता है। केवल चीन और चाय यानी चीन के साथ और चाय के साथ ही व्यापार में कंपनी का एकाधिकार रहता है। कंपनी के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। अब भारतीय मिशनरी भी भारत में धार्मिक प्रचार के लिए आने लगते हैं और शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था ही इसी अधिनियम में की जाती है। तो यानी कि 1713 के अधिनियम में मुख्य रूप से मिशनरियों के भारत में आगमन, शिक्षा पर 1 लाख रुपए, कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति और चाय और चीन के साथ एकाधिकार का बना रहना, ये मुख्य प्रावधान थे। 1733 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो सुधार किए गए उसमें सर्वप्रमुख था कि कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब चाय और चीनी के साथ जो एकाधिकार बचा हुआ था वो भी समाप्त हो गया।
अब कंपनी का किसी भी मामले में पूर्ण एकाधिकार नहीं रह गया। इस अधिनियम को या इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, अब तक जो था वो गवर्नर जनरल, वो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, और अब बंगाल के जनरल गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। तो कहा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी था विलियम बेंटिंक। गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक सदस्य को कम कर दिया गया था। अब सदस्यों की संख्या 3 ही थी, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की जाती है, जो विधि सदस्य होता है, और इस पद पर सर्वप्रथम मैकाले की नियुक्ति की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिला दिया जाता है और इसे बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा व्यापारिक बोर्ड की स्थापना की जाती है, जो कि भारतीय मामलों को देखती है। और इसी अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम ये किया जाता है कि अब ब्रिटिश नागरिक भारत में भूमि का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यानी कि इससे पूर्व जो भी ब्रिटिश के नागरिक थे, उन्हें भारत में ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस अधिनियम के बाद वो भारत में ज़मीन भी खरीद सकते थे। दोस्तों, इस कड़ी में अंतिम एक्ट जो है वो 1853 का एक्ट है, जिसे 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा को प्रारंभ किया गया और भारत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारत की सिविल सेवा को पास करने का गौरव प्राप्त है। यानी कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। यद्यपि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नियुक्ति नहीं हो पाई, तो नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? दोस्तों, सिविल सेवक के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर की सर्वप्रथम ICS ऑफिसर के रूप में नियुक्ति हुई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई और इस अधिनियम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि हम लोगों ने कंपनी के अधीन पढ़ा था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी। इसमें 6 सदस्यों को हटा दिया गया, जो कि प्रारंभ में इसमें 24 सदस्य थे, अब मात्र 18 सदस्य रह गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार कुछ प्रमुख सुधार जो है भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में किया गया। और इसी एक्ट के बाद दोस्तों हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति की घटना होती है और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगता है कि अब कंपनी भारत में ज़्यादा दिन तक अपना अधिकार नहीं बना सकती है या अपना अधिकार नहीं बनाए रख सकती है, तो वो संवैधानिक सुधार या भारतीयों को प्रलोभन देने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देते हैं और भारत के जो क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी उस पर अपना प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित कर लेते हैं। और इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम आता है, वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम।
तो जिसके बारे में हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास कैसे चला। दोस्तों, ये तथ्यगत टॉपिक होता है जिसमें कि तथ्य सब रटने वाले ही होते हैं। एक दो बार आप लोग वीडियो देख लेंगे तो ये तथ्य आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल पहली बार खोला हो वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।